हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अंजनी कुमार शुक्ला गैलेक्सी क्लास की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और इस अमृत महोत्सव को कुछ खास बनाने के लिए जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रयास कर रही है, हम सभी भारतवासी मिलकर के प्रयास कर रहे हैं, वैसे ही गैलेक्सी क्लासेस के प्रयास के द्वारा 75 क्वेश्चन की एक सीरीज आपके साथ आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज साबित होगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों इसमें ऐसे क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आजादी के अमृत महोत्सव की सीरीज गैलेक्सी क्लास की ओर से। तो चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 है, देश में नियोजन के उद्देश्य से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में शामिल महत्वपूर्ण विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, आर्थिक और सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। दूसरा स्टेटमेंट है, संविधान में संघ और राज्यों के मध्य स्वैच्छिक सहयोग प्रोत्साहित करने के प्रावधान शामिल हैं। और तीसरा यहां पे है, संविधान व्यापक परिकल्पित कल्याणकारी राज्य के पैटर्न और उन मूलभूत सिद्धांतों को भी निर्धारित करता है जिन पर इसे टिका होना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये 3 स्टेटमेंट्स यहां पर दिए गए हैं, और इन 3 स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको इस ऑप्शन की सीरीज के आधार पर बताना है कि क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम एक बार स्टेटमेंट को एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहां पे आर्थिक और सामाजिक नियोजन, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसलिए पहला स्टेटमेंट हमारा यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, संविधान में संघ और राज्यों के मध्य स्वैच्छिक सहयोग प्रोत्साहित करने के प्रावधान शामिल हैं। तो यहां पे द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड प्रोविजंस फॉर प्रमोटिंग कोऑपरेशन ऑन वॉलेंट्री बेसिस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। यहां पे अगर बात करते हैं तो ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से करेक्ट है। अब आप अपने जवाब हमें भेजिए कि क्या करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग है। तब तक मैं तीसरे स्टेटमेंट को एनालिसिस कर लेता हूं। यहां पे लिखा गया, संविधान व्यापक परिकल्पित कल्याणकारी राज्य के पैटर्न और उन मूलभूत सिद्धांतों को भी निर्धारित करता है जिन पर इसे टिका होना चाहिए। The Constitution also sets out the broad outline, the pattern of the welfare state envisaged and the fundamental principles on which it should rest. इसकी जब बात करते हैं तो यहां पर स्टेटमेंट नंबर 3 ये भी करेक्ट है, और इस आधार पर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर होगा यहां पे ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किसके आधार पर किया गया? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ। आपका ऑप्शन है, और इन ऑप्शन के आधार पे आप अपने जवाब हमें भेजिएगा। यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बी ऑप्शन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, सी ऑप्शन है कंपनीज एक्ट 1935, और डी ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948। यहां पे जो आपका डी ऑप्शन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948, ये जो बनाया गया इस एक्ट के अंतर्गत 1 जनवरी 1949 को, यानी 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज किया गया इस एक्ट के अंतर्गत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। यहां पर आपको कमेंट के माध्यम से हमें बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऐसे कौन से गवर्नर थे जिन्होंने सबसे कम समय तक अपना कार्यकाल धारण किया, यानी सबसे कम समय तक कार्यकाल धारण करने वाले गवर्नर का नाम आपको बताना है,
और वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर मिस्टर शक्तिकांत दास जी हैं। साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये मुंबई में है। और स्टूडेंट्स यहां पे ये जान लीजिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बैंकिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने वाली एपेक्स बॉडी इंडिया लेवल पर स्थापित है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? द very first 5-year plan of India was based on the model of A option Mahalanobis model, B option Harrod-Domar model, and C option Bombay plan, and D option none of these। फटाफट इन ऑप्शंस को देख करके और आप अपने जवाब हमें भेजिए। यहां पे जब हम बात करते हैं ए महालनोबिस मॉडल और बी कह रहा है वो हैरॉड-डोमर मॉडल, तो जो पहला पंचवर्षीय योजना थी यानी फर्स्ट 5-ईयर प्लान था, उसको लेकर के आप ये जान लीजिए कि फर्स्ट 5-ईयर प्लान जो हमारा था वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों? फर्स्ट 5-ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर जोर दिया था और फर्स्ट 5-ईयर प्लान जो था वो पूरी तरीके से यहां पर हैरॉड-डोमर मॉडल पे आधारित था। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो पहला 5-ईयर प्लान है वो किस मॉडल पे था। तो फर्स्ट 5-ईयर प्लान हमारा हैरॉड-डोमर मॉडल पे आधारित था। वहीं महालनोबिस मॉडल की अगर बात करते हैं तो महालनोबिस मॉडल जो है ये हमारे सेकंड 5-ईयर प्लान का मॉडल था। यानी यहां पे ध्यान रखिएगा कि महालनोबिस मॉडल ये सेकंड 5-ईयर प्लान, जो हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो आधारित थी किस पे? महालनोबिस मॉडल पे। तो महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। और जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हैरॉड-डोमर मॉडल। हैरॉड-डोमर मॉडल ये इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के से संबंधित है, ये निवेश को बढ़ावा देने की बात करता है। वहीं बॉम्बे प्लान की बात करें तो 1944 में मुंबई के 8 इंडस्ट्रियलिस्ट ने मिलकर के अगले 12 साल में पर कैपिटा इनकम को डबल करने का लक्ष्य रखा और उसी प्लान को नाम दिया गया बॉम्बे प्लान। ओके, तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? जो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना है इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी कि 1951 से लेकर के और 1956। अब यहां पे जब बात करें तो यहां आप देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज यानी उद्योगों का विकास। दूसरा ऑप्शन कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का विकास। तीसरा ऑप्शन कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे का विकास। और डी ऑप्शन कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स यानी बंदरगाहों का विकास। अब जैसा कि मैंने अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किया था कि जो हमारा फर्स्ट 5-ईयर प्लान था, तो देश जब आजाद हुआ तो उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं हम एग्रीकल्चर की समस्याओं से, खाद्यान्न संकट से बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे। ऐसी सिचुएशन में हमने एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की बात वहां पर की और पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पर हम फोकस होने की ओर आगे बढ़े। तो यहां पे ये ध्यान रखिएगा कि पूछा गया है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। ओके, तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि का विकास। ओके, तो यहां पर स्टूडेंट्स कृषि का विकास ये आपका करेक्ट आंसर होगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर जब बात करें तो यहां पे कहा गया वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकृत होने वाला एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा था? Which was the only public sector undertaking to be nationalized in 1955? 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन के आधार पे आपको अपना जवाब बताना है। पहला ऑप्शन है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक,
सी ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया एंड डी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहां पे आप ये जान लीजिए कि जब यहां बात की गई है कि 1955 तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को कन्वर्ट किया गया 1955 में, 1 जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज किया गया और इसे कन्वर्ट करके जो नाम दिया गया उसको कहा जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है जो बहुत बड़े लेवल पर, ब्रॉड लेवल पर बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और ये इंडिया का लीडिंग बैंक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रेजेंट टाइम में एडवाइजर बैंक के रूप में कार्य करता है। तो यहां पर इंपीरियल बैंक के रूप में इससे पहले जाना जाता था 1955 से पहले, और 1955 को इंपीरियल बैंक के स्थान पर इसका नाम रखा गया, क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो स्टूडेंट्स यहां पे आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन होगा डी, आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस समिति अथवा रिपोर्ट की सिफारिशों ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय स्टेट बैंक में परिवर्तित करने का आधार बनाया? राइट, ये आपका क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी ऑब्लिक रिपोर्ट रिकमेंडेशन फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? आपका ऑप्शन है, इन ऑप्शन के आधार पर आप अपना जवाब भेजिएगा। पहला ऑप्शन है गोरवाला कमेटी, बी ऑप्शन है गाडगिल रिपोर्ट, सी ऑप्शन है लकड़ावाला रिपोर्ट और डी ऑप्शन है यहां पे मर्डल रिपोर्ट, जो गुन्नार मर्डल मॉडल था, ठीक है, उससे संबंधित ये। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो इसका क्या सही जवाब होगा, इसको लेकर के ध्यान दें। तो आप ये जान लीजिए कि यहां रिपोर्ट की जब बात करते हैं या कौन सी समिति की बात करते हैं जिसके आधार पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को कन्वर्ट किया गया किसमें? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो वो समिति थी गोरवाला समिति। गोरवाला समिति की रिकमेंडेशन पे 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल कर रख दिया गया, क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, उम्मीद करते हैं आप इस हमारे ही साथ साथ बहुत अच्छे से अपने जवाबों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। राइट, ऐसे ही अपने जवाबों को मैच करते रहिए और अपने आप को जज करते रहिए कि आप किस लेवल पर आजादी के इस अमृत महोत्सव के दौरान आप किस लेवल पर अपनी तैयारी को देख रहे हो और फ्यूचर को लेकर के आपका टारगेट कितना और स्ट्रांग होना है कि आपके सिलेक्शन के लिए। ओके, तो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संबंध में विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड 5 ईयर प्लान। पहला आपका स्टेटमेंट यहां पे दिया गया, यह विकास के महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। दूसरा यहां पे स्टेटमेंट है, यह भारी औद्योगिकीकरण और पूंजीगत वस्तुओं पर केंद्रित था। राइट, अब यहां पे जब हम बात करें तो इससे संबंधित ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप फटाफट हमें बताइए कि यहां कौन सा करेक्ट आंसर आपके द्वारा लगाया जाएगा, आपके अनुसार कौन सा करेक्ट आंसर है। तो ये जान लीजिए, यहां पे स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि इट वाज बेस्ड ऑन महालनोबिस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, सेकंड कह रहा है यह भारी औद्योगिकीकरण और पूंजीगत वस्तुओं पर केंद्रित था। इट वाज फोकस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कैपिटल गुड्स। स्टेटमेंट नंबर 2 ये भी करेक्ट है और इस आधार पर स्टूडेंट्स जब बात करेंगे तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा सी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिगार करेक्ट अबाउट द थर्ड 5 ईयर प्लान? स्टेटमेंट पे हम ध्यान देते हैं। यहां पहला स्टेटमेंट है, इसने कृषि विकास दर को दोगुना करने पर ध्यान केंद्रित किया। यह पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है,
यह संतुलित क्षेत्रीय विकास पर केंद्रित था। तीसरा है, इस योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है, राइट। और ये चार आपके सामने ऑप्शन हैं। इन चार ऑप्शन के आधार पर आप अपना जवाब हमें जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपका कौन सा जवाब यहां पे पूरी तरीके से आप उसको सही मान रहे हैं। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो आप ये ध्यान रखिए, हम पहले स्टेटमेंट पे ध्यान दे दें। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट फोकस्ड ऑन डबलिंग द एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट। जी नहीं, ये टारगेट इसमें नहीं था, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड की जब हम बात करते हैं, इट फोकस्ड ऑन बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, यस ये था। थर्ड क्या कह रहा है, दिस प्लान इज नोन एज गाडगिल योजना, बिल्कुल सही है, ये प्लान गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट। सो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, पिछड़े देशों के लिए द रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? पिछड़े देशों के लिए द रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो यहां पर ये आपके चार ऑप्शन हैं और इन चार ऑप्शन के आधार पर स्टूडेंट्स आपको अपना जवाब हमें भेजना है। आप अपने जवाब को हमें जल्दी से जल्दी भेजिए, जिससे हम यहां पर आपके जवाब को देख सकें और उसके आधार पे हम अपने जवाब को आपको बताएं, जिससे आप अपने जवाब को मैच करें और फिर करेक्ट आंसर तक आप पहुंच सकें। ओके, यहां पे जब हम बात करते हैं तो पिछड़े देशों के लिए द रोलिंग प्लान को कहते हैं अनवरत योजना। रोलिंग प्लान क्या है? अनवरत योजना, जो कि इंडिया में 1978 से 1978 टू 1980 इस ड्यूरेशन में भारत में क्या किया गया, रोलिंग प्लान ये स्टार्ट किया गया। अनवरत कंटिन्यूअस चलने वाली योजना के रूप में इसको शुरू किया गया था और इसका जो इस मॉडल के बारे में जो बताया वो बताया था गुन्नार मिर्डल, यानी जी मिर्डल। ओके, तो जी मिर्डल इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारतीय खाद्य निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये आप जानते हैं एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन फूड अवेलेबिलिटी एंड फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करता है। यहां पे इससे संबंधित स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उन 2 स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए इन 4 ऑप्शन के आधार पर आपको अपना करेक्ट ऑप्शन चुन करके और कमेंट के माध्यम से हमें बताना है। पहला स्टेटमेंट है, यह उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, भारत के प्रधानमंत्री भारतीय खाद्य निगम के प्रमुख हैं और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है। क्लियर है, ये यहां पर आपको बताना है। तो यहां पे जब हम बात करते हैं तो आप ये जान लीजिए कि यह उपभोक्ता मामले यानी इट इज अ स्टैच्यूटरी बॉडी अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है, तो ये ऑप्शन जो ये स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से स्टूडेंट्स क्या है, करेक्ट है, राइट। ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट है, बट सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। भारत के प्रधानमंत्री भारतीय खाद्य निगम के प्रमुख हैं, जी नहीं, भारत के प्रधानमंत्री भारतीय खाद्य निगम के प्रमुख नहीं हैं। तो यहां पर केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय खाद्य निगम के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन हैं? भारतीय खाद्य निगम के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन हैं? आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं। ए संजीव कुमार,
बी निखिलेश झा, सी पीयूष कुमार एंड डी नवनीत जोशी। यहां पर आप इन 4 ऑप्शन के आधार पर अपने जवाब भेजिए और यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए संजीव कुमार। ओके, आप मुझे यहां पे जब बात करते हैं तो आप ये जान लीजिए कि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि स्टैब्लिश किया गया था 14 जनवरी 1965 को, और इसका हेडक्वार्टर कहां है, नई दिल्ली में। एफसीआई कब स्टैब्लिश किया गया, तो एफसीआई स्टैब्लिश किया गया 14 जनवरी 19 यहां पे 65। ओके, 1965 को यह स्टैब्लिश किया गया। साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और मिस्टर संजीव कुमार ये इसके वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 यहां पे कह रहा है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत सरकार ने एक कृषि रणनीति पेश की जिसे भारत में हरित क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे भारत में हरित क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ। अंडर विच 5-year प्लान डिड द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस एन एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी विच गेव राइज टू ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। यहां पे फर्स्ट 5-year प्लान, सेकेंड 5-year प्लान, थर्ड 5-year प्लान एंड फोर्थ 5-year प्लान। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हमें बताना है। और यहां पे हम जब बात करें तो आप जानते हैं कि जब देश आजाद हुआ तो ये कहीं ना कहीं फूड क्राइसिस को लेकर के बहुत बड़ा संकट झेल रहा था। खाद्यान्न संकट हमारे देश में बहुत बड़ा था। इसीलिए फर्स्ट 5-year प्लान जो कि हैरोल्ड डोमर मॉडल पे बेस्ड था, उस 5-year प्लान के अंतर्गत क्या किया गया, उस 5-year प्लान के अंतर्गत स्टूडेंट्स पूरी तरीके से एग्रीकल्चर को फोकस किया गया। और उसी समय सरकार ने क्या किया, कृषि के लिए कुछ विशेष रणनीतियां बनाई और वही रणनीतियां आगे चल करके हरित क्रांति के प्रादुर्भाव का कारण बनी। ओके, तो इस आधार पर अगर बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी फर्स्ट 5-year प्लान। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत डैश को हुई। ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन इंडिया डैश। ओके, अब ध्यान रखिएगा ये 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन के आधार पर आपको बताना है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। हरित क्रांति की जब हम बात करते हैं तो विलियम गैड ने सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया। वहीं विश्व स्तर पे अगर हम बात करें तो विश्व स्तर पे नॉर्मन बोरलॉग ये हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और भारत में अगर हम बात करते हैं तो मिस्टर MS स्वामीनाथन जी ये हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना और बेसिकली ऐसी खाद्यान्न फसलें जिनका हमारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है उसको बढ़ावा देना। तो यहां पर भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1966 से 1967। ओके, 1966 से और 1967। चूंकि यहां पर लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे और उस टाइम पर अमेरिका से गेहूं की जब डिमांड की गई थी तो कुछ पॉलिटिकल इशू के कारण अमेरिका ने गेहूं देने से मना कर दिया था। नतीजा यहां पर उसी समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किया, उन्होंने जवानों को मोटिवेट करने के लिए जय जवान और किसानों को मोटिवेट करने के लिए जय किसान का नारा दिया और साथ ही साथ देश की जनता से अपील की कि वो सप्ताह में 1 दिन भोजन ना करें। ओके, जिससे खाद्यान्न संकट से कुछ हद तक उबरा जा सके। और साथ ही साथ यहां पर अपने कृषि वैज्ञानिकों को मोटिवेट करते हुए उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई कि अब हमें खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनना है। और जिसको लेकर के MS स्वामीनाथन जी ने नॉर्मन बोरलॉग जी से मुलाकात की और उन्होंने गेहूं की एक बौनी किस्म को
के बीज एम एस स्वामीनाथन जी को सौंपे और जिसको वो भारत लेकर के आए और यहाँ के वातावरण के हिसाब से उसको डेवलप किया और डेवलप करने के बाद खाद्यान्न फसल यानी गेहूं के उत्पादन में अभूतपूर्व वहां पे विकास देखा गया, उत्पादन अभूतपूर्व रिकॉर्ड किया गया और जिसके आधार पर, जिसके उपलक्ष्य पे नॉर्मन बोरलॉन्ग जी को बुलाया गया और उन्होंने ही नाम दिया हरित क्रांति। ओके, तभी से भारत में हरित क्रांति को मनाया जा रहा है। तो यहां पे 1966 से लेकर के 1967 इस टाइम पे हरित क्रांति की शुरुआत हुई। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन। विश्व लेवल पर हरित क्रांति के जनक कौन? तो विश्व लेवल पर अगर बात करते हैं तो नॉर्मन बोरलॉन्ग। हरित क्रांति शब्द दुनिया में पहले किसने इंट्रोड्यूस किया? विलियम गैड ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, हरित क्रांति के आरंभ का श्रेय दिया जाता है। चलिए, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेम वही क्वेश्चन ही आ गया। ऑप्शन है आपके वर्गीस कुरियन, नॉर्मन बोरलॉन्ग, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस ही किया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? नॉर्मन बोरलॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? यह भी हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। आपके ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉन्ग, वर्गीस कुरियन और नन ऑफ दीज। तो यहां पे एम एस स्वामीनाथन ये भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक माने जाते हैं और नॉर्मन बोरलॉन्ग विश्व स्तर पर ग्रीन रेवोल्यूशन के बढ़ावा देना या उसके जनक माने जाते हैं। वर्गीस कुरियन ये ऑपरेशन फ्लड, मिल्क प्रोडक्शन को लेकर के ऑपरेशन फ्लड से संबंधित ये उसके जनक माने जाते हैं। तो यहां पे अगर बात करेंगे तो करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 16, यहां पे अगर बात करते हैं, हरित क्रांति के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किन फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादन एवं कुल उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई? आप इसका जवाब हमें फटाफट बताएं। आपके ऑप्शन हैं ए गेहूं, बी गन्ना, सी बाजरा और डी उपयुक्त सभी। तो आप जानते हैं गेहूं, गन्ना, बाजरा और उपयुक्त सभी। हमने आपको एक हिंट किया था कि जिस क्वेश्चन में उपयुक्त सभी अगर आंसर में दिया हुआ है तो जनरली ज्यादातर केसेस में वहां पे क्या माना जाता है? उपयुक्त सभी को करेक्ट माना जाता है। तो यहां पे इसका सही जवाब क्या होगा? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इन फसलों में उत्पादन में क्या हुई? अभूतपूर्व वृद्धि हुई, इसलिए करेक्ट आंसर इज उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, हरित क्रांति के अंतर्गत किए गए कृषि में तकनीकी एवं संस्थागत सुधारों में कौन सम्मिलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, यहां पे पूछा गया है नहीं है। ओके, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है यहां पे यूनिक्रॉप प्रोग्राम, एक फसली कार्यक्रम। सी ऑप्शन है सिंचाई सुविधाओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, एंड डी ऑप्शन है यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी। आप हमें इन ऑप्शंस के आधार पे अपने जवाब बताइए। यहां पे हरित क्रांति के अंतर्गत जो तकनीकी यानी टेक्निकल और जो संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनल जो रिफॉर्म्स किए गए थे उसके आधार पे कौन सा शामिल नहीं था? तो इसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ये शामिल था। फिर है एक फसली कार्यक्रम, ओके, तो ये शामिल नहीं था। और यहां पे सिंचाई सुविधाओं का विकास ये शामिल था। आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग ये भी शामिल था। तो यहां स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 यहां पे जब बात करते हैं तो क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना कब की गई? भारत में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना कब की गई, ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को लेकर के ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट। आपका ऑप्शन ए है 1963,
बी ऑप्शन है 1970 और सी ऑप्शन है 1958 एंड डी ऑप्शन है 1940। आप जल्दी से अपने जवाब हमें बताएं जिससे हम यहां पे ये देख सकें कि आप जो जवाब दे रहे हो वो कितना सही है। यहां पर आप ये जान लीजिए कि जब राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, क्लियर है, तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो कि कृषि मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा इसकी स्थापना की गई, और इसकी जब हम बात करते हैं तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कब की गई, तो 1963 में। ओके, 1963 में इसकी स्थापना की गई। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत का शीर्ष विपणन संगठन जो प्रबंधन, विपणन एवं कृषि संबंधित चुनिंदा वस्तुओं के आयात निर्यात का कार्य करता है, निम्नलिखित में से कौन है? राइट, आपका ऑप्शन है ए सिडबी, सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, बी ऑप्शन है नेफेड, ठीक है, बी ऑप्शन यहां पे आ जाता है नेफेड, यानी नेफेड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, और यहां पे आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक, और ट्राइफेड की जब बात करते हैं तो ट्राइफेड का है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, ये चार ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं। सिडबी जो है वो स्मॉल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए लोन देता है, राइट। नेफेड, तो यहां पे पूछा गया है कि भारत का शीर्ष विपणन, ओके, भारत का शीर्ष विपणन संगठन जो प्रबंधन, विपणन एवं कृषि संबंधित चुनिंदा वस्तुओं के आयात निर्यात, तो जो नेफेड है ये एग्रीकल्चर गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी ध्यान देता है, ये इसके मैनेजमेंट को लेकर के भी ध्यान देता है, साथ ही साथ मार्केटिंग से संबंधित नई नई टेक्निक्स डेवलप करता है, और यहां पर ये सारे कार्य अर्थात मैनेजमेंट, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स से संबंधित जब बात करेंगे तो जो ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए जिम्मेदार है और जो ऑर्गेनाइजेशन इस पर पूरी तरीके से कार्य करता है, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 में की गई, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में है। तो यहां पे ये ध्यान रखिएगा कि 2 अक्टूबर 1958 एंड हेडक्वार्टर इज न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर कहां है? नई दिल्ली में है। सिडबी की बात करें तो वैसी सिचुएशन में सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है, राइट, और सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर इज नेफेड। क्वेश्चन नंबर 20, हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभावों में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूड इन द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? आपके ऑप्शन है प्रमोट कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर, बी ऑप्शन है इंक्रीज इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, एंड सी ऑप्शन है लैक ऑफ नेसेसरी फैसिलिटीज, एंड डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहां स्टूडेंट्स जब बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप हमें जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए। और 20 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं, और आप यहीं पे चेक करिए, अपने आप को जज करिए कि 20 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चंस के जवाब सही दिए हैं। ओके, यहां पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी इज राइट आंसर। ओके, इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारत में ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई? ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई? When did ऑपरेशन फ्लड और व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट इन इंडिया? आपके ऑप्शन है 12 जनवरी 1950, बी ऑप्शन है 13 जनवरी 1940, एंड सी ऑप्शन इज 13 जनवरी 1970, और डी ऑप्शन इज 11 जनवरी 1980। तो जैसा कि मैंने आपको बताया
कि व्हाइट रेवोल्यूशन के अंतर्गत जो ऑपरेशन फ्लड था, ऑपरेशन फ्लड या व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक वर्गीज कुरियन यानी फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन मिस्टर वर्गीज कुरियन है। और मिल्क प्रोडक्शन के मामले में हम अगर बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन के मामले में इंडिया वर्ल्ड में पहले स्थान पर है। यहां पर पर्सन मिल्क अवेलेबिलिटी जो है वो 427 ग्राम पर पर्सन, 427 ग्राम पर पर्सन। और मिल्क प्रोडक्शन के मामले में इंडिया फर्स्ट स्थान पर है, जबकि जो मिल्क प्रोडक्ट हैं उनके प्रोडक्शन के मामले में हम वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन पर स्टैंड कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी आंसर इज राइट, 13 जनवरी 1970। ओके, 13 जनवरी 1970 इट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय दुग्ध उत्पादन से जुड़े महत्वपूर्ण सांख्यिकीय आंकड़ों के अनुसार देश में कितने प्रतिशत दूध की आपूर्ति छोटे सीमांत भूमिहीन किसानों से होती है? अकॉर्डिंग टू द इंपोर्ट statistical data related to Indian milk production, what percentage of milk is supplied by small marginal landless farmer in the country? Option A 70%, option B 40%, option C 30% and option D 60%। यहां पर स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर जो होगा उसको लेकर के अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर इज 70%। यानी हम अपने जो मिल्क की रिक्वायरमेंट हमारी है, जो हमारे यहां मिल्क प्रोडक्शन है, उसमें 70% योगदान किसका है? छोटे किसान, सीमांत किसान और भूमिहीन। ठीक है, अर्थात स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर एंड लैंडलेस फार्मर्स, इनके द्वारा 70% मिल्क रिक्वायरमेंट को क्या किया जाता है? फुलफिल किया जाता है। यह चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है? इसको लेकर के मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो इस पे बिना किसी सोचे समझे हमें डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाना है। यहां पे द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज इंडिया। आई लव माई इंडिया। ओके, क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा विविधताओं वाले देश हैं, अलग अलग संस्कृतियों वाले देश हैं, अलग अलग जो हमारे यहां विचारधाराएं हैं उन सभी को शामिल करते हुए और हम यूनाइट होकर के आगे बढ़ रहे हैं। यही हमारे देश की खास बात है। तो यहां पे इंडिया, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसको भी लेकर के अभी हमने डिस्कस किया था। तो श्वेत क्रांति का जनक, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं और आपको वहां पे क्या करना है? आपको इन ऑप्शन के आधार पर अपना सही जवाब हमें भेजना है। यहां पर MS स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, सी ऑप्शन है नॉर्मन बोरलॉन्ग और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां करेक्ट आंसर होगा बी, यानी श्वेत क्रांति को लेकर के। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है और श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीज कुरियन। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स। भारत दुग्ध उत्पादों का डैश सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अभी मैंने बताया था आपको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जल्दी से आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है। इसलिए मैं यहां पे डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूं और आपका जो आंसर आया है उससे इसको मैच करने पर काफी लोग उसमें सही हैं। तो यहां दूसरा ऑप्शन, दूसरे स्थान पर भारत है, ये पूरी तरीके से सही है। ओके, इस चीज को यहां पे ध्यान में रखने की जरूरत रहेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मछली उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ फिश प्रोडक्शन? मछली उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? यह हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। यहां पे अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि मछली उत्पादन की जब बात करते हैं जिससे संबंधित नीली क्रांति है, हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन ये इसके फादर हैं नीली क्रांति के। और नीली क्रांति जो कि एक्वा कल्चर से संबंधित है, इसके अंतर्गत मछली उत्पादन को बढ़ावा देने की बात की जाती है। और यहां पर मछली उत्पादन के मामले में अगर बात करते हैं तो भारत का विश्व में रैंकिंग है दूसरी, जबकि पहली रैंकिंग पर है चाइना। ओके, फर्स्ट रैंक पे चाइना, सेकंड रैंक है किसकी? इंडिया की। क्वेश्चन नंबर 27, इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट एक्वाकल्चर इस वाटर बेनिफिशियरी कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत विश्व में डैश सबसे बड़ा एक्वाकल्चर यानी जल से लाभान्वित होने वाला देश है। ऑप्शन ए सेकंड, ऑप्शन बी फर्स्ट, ऑप्शन सी फोर्थ, ऑप्शन डी थर्ड। जल्दी से इसका जवाब आप हमें बताएं कि यहां पर इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। तो इसको लेकर के जब बात करते हैं तो स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान रखिएगा, एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर ये जल से संबंधित होता है, ठीक है, और इस मामले में भारत वर्ल्ड में सेकंड लेवल पर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 28, द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन आर डैश। नीली क्रांति से संभावित लाभ हैं। आपका ऑप्शन है ए फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, खाद्य और पोषक सुरक्षा, बी ऑप्शन है लिवलीहुड आजीविका, सी ऑप्शन है पॉवर्टी एलिवेशन गरीबी उन्मूलन, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। बिल्कुल सही है। यहां पे जब बात करें, बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि ये जो बहुत बड़ी समस्या कंट्री में है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को काफी हद तक ये दूर करने वाला भी साबित होता है। क्यों? यहां पे अगर बात करेंगे तो खाद्य और पोषक सुरक्षा ये तो प्रोवाइड करता ही करता है, साथ ही साथ लिवलीहुड लोगों को आजीविका भी देता है, राइट, लोगों को आजीविका भी देता है। इसके साथ साथ पॉवर्टी एलिवेशन यानी गरीबी का उन्मूलन यहां पे ये होता है। और गरीबी का उन्मूलन कब होता है? जब आजीविका मिलेगी तो उससे वो रोजगार में आएंगे, रोजगार में आएंगे तो उन्हें इनकम होगी, इनकम होगी तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा? बढ़ेगा। और जब उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो पॉवर्टी एलिवेशन वहां पर ऑटोमेटिकली होगी। इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, नीली क्रांति के फलस्वरूप उत्पादित मछली निम्नलिखित में से किन महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के लिए एक उत्कृष्ट स्रोत है? विटामिन डी, बी ऑप्शन है कैल्शियम, सी ऑप्शन है ओमेगा 3 फैटी एसिड, और डी है उपयुक्त सभी। तो यहां पे जब बात करते हैं तो मछली में ये सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ओके, विटामिन डी भी पाई जाती है, कैल्शियम भी पाया जाता है और ओमेगा 3 भी पाया जाता है। और इस प्रकार से अगर हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर 29 का होगा वो 29 का करेक्ट आंसर होगा डी। ओके स्टूडेंट्स, 29 का करेक्ट आंसर इज डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन 30, नीली क्रांति और जलीय कृषि का विस्तार मौजूदा स्तरों से 2030 तक लगभग कितने प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20%, 30%, सी ऑप्शन 50% एंड डी ऑप्शन 40%। द ब्लू रेवोल्यूशन एंड
the expansion of aquaculture are likely to increase by about what percent by 2030 from the current level. करंट लेवल से 2030 तक ये किस लेवल तक पहुंच जाएगा, इसको लेकर के अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, यहां पर 2030 तक इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो ये रखा गया है कि 40% के लेवल पर इसको पहुंचाना है। स्टूडेंट्स, हम 30 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि 30 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चंस का सही जवाब दिया है। ओके, और जो लोग यहां पर 50% से ज्यादा मार्क्स लेकर के चल रहे हैं उन सभी को और थोड़ा सा अपने आप को मेहनत करने की जरूरत है, और जो 70 प्लस चल रहे हैं वो सभी पूरी तरीके से अपने करियर ओरिएंटेड काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी को हमारा आजादी के अमृत महोत्सव पे शुभकामनाएं रहेंगी, बेस्ट विशेष रहेंगी कि आप अपने करियर में सक्सेस हों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ऑपरेशन ग्रीन्स के अंतर्गत मूल्य स्थिरीकरण उपायों को क्रियान्वित करने के हेतु अधिकृत नोडल एजेंसी है। द ऑथराइज्ड नोडल एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटिंग प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर्स अंडर ऑपरेशन ग्रीन्स इज। ऑपरेशन ग्रीन ये एग्रीकल्चर से संबंधित है, और यहां पे जब हम बात करते हैं तो आप देखिए, पहला ऑप्शन है नेफेड, दूसरा ऑप्शन है सिडबी, तीसरा ऑप्शन है ट्राइफेड, और यहां पे चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, सिडबी ये स्मॉल इंडस्ट्रीज से संबंधित है। ओके, ट्राइफेड ये जैसा कि मैंने बताया ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ट्राइबल कोऑपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, और यहां नेफेड की जब बात करते हैं तो नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो यहां पर ये जो है पहला ऑप्शन ये पूरी तरीके से क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य हैं। द फंक्शन ऑफ रूरल बैंक्स आर, ऑप्शन 1 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस, मजदूरी का वितरण, ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटी इन रूरल एरियाज, ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग पैरा बैंकिंग फैसिलिटीज, एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ द एबव। यहां पे जब बात करते हैं तो जो ग्रामीण बैंक्स होते हैं, आप जानते हैं जो मनरेगा है, मनरेगा स्कीम, तो मनरेगा स्कीम के अंतर्गत जो वेजेस होता है वो थ्रू अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसलिए यहां पे अगर बात करेंगे तो मजदूरी वितरण में भी इनका योगदान है। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना, यानी रूरल एरियाज में ये प्रॉपर तरीके से बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वहीं पर पैरा बैंकिंग फैसिलिटी भी प्रदान करते हैं। अब एक टर्म आ गया पैरा बैंकिंग, इसकी जब हम बात करते हैं तो जब बैंक इंश्योरेंस सेल करना स्टार्ट कर दें तो वो बैंकिंग कहलाती है क्या, पैरा बैंकिंग। बैंकिंग के साथ साथ इंश्योरेंस भी बेचना शुरू कर दें तो वो बैंकिंग कहलाएगी पैरा बैंकिंग। और ग्रामीण बैंक की जब बात करते हैं यानी रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक की जो स्थापना हुई ये 2 अक्टूबर 1975, 2 अक्टूबर 1975 को देश में 5 जगहों पर रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई। और आरआरबी में जो परसेंटेज रखा गया तो आरआरबी की स्थापना का परसेंटेज रखा गया सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, स्टेट गवर्नमेंट 15% और लीड बैंक 35%। लीड बैंक, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट 15% फंड लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट वो सेंट्रल गवर्नमेंट 50% फंड लगाएगी, जबकि स्टेट गवर्नमेंट 15% फंड लगाएगी। वहीं पे लीड बैंक ये 35% फंड इन्वेस्ट करेंगे। ओके, तो यहां इसका करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल सेंट्रल असिस्टेंस। पहला स्टेटमेंट है इट इज बेस्ड ऑन द गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला। सेकंड है
द गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला वाज एडॉप्टेड इन 5th 5-year प्लान। यहां पर विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। सामान्य केंद्रीय सहायता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है यह कह रहा है यह गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूले पर आधारित है, राइट। यहां पे यह कह रहा है यह गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूले पर आधारित है। दूसरा कह रहा है गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला का अनुसरण 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा, इन ऑप्शंस के आधार पर आप अपने जवाब हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। इसमें ये जो NCA था तो यह गाडगिल और मुखर्जी फॉर्मूले पर आधारित था, राइट। लेकिन यहां गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला का अनुसरण 5वीं पंचवर्षीय योजना में था, यह करेक्ट नहीं है। और इस आधार पे आपका जो आंसर करेक्ट होगा वो 33 का ए ऑप्शन इज राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, बाय विच एक्ट डज द गवर्नमेंट चेक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड। सरकार किस अधिनियम द्वारा प्रतिबंधात्मक व्यापार की जांच करती है। सरकार किस अधिनियम के द्वारा प्रतिबंधात्मक व्यापार की जांच करती है। तो यहां पे ये ध्यान रखिएगा कि ये जो एक्ट है इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है MRTP एक्ट, MRTP, ठीक है, यानी मोनोपोलीज, राइट, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, यहां पर यह चीज आ गई, ये एक्ट बनाया गया और इस एक्ट के द्वारा मर्जर एक्विजिशन एंड अमलगमेशन जैसी व्यवस्थाओं को लेकर के व्यवस्था बनाई गई और समय समय पर उसे अपडेट किया गया। और फाइनली 1991 की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, जो LPG मॉडल पर आधारित थी, जिसको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा बनाया गया, उसके अंतर्गत इसको क्या किया गया, MRTP एक्ट समाप्त कर दिया गया और उस समय से मर्जर एक्विजिशन और एमलगमेशन से संबंधित लिमिटेशंस जो थी वो लिमिटेशन समाप्त कर दी गई। तो यहां पहला ऑप्शन MRTP एक्ट, दूसरा ऑप्शन है फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो कि 1999 में पास किया गया और 2000 में प्रभावी हुआ यानी इंप्लीमेंट किया गया। तीसरा यहां पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्ट 1991, औद्योगिक नीति अधिनियम 1991। तो औद्योगिक नीति अधिनियम 1991 जो बनाई गई थी, इसने क्या किया, पूरी तरीके से LPG को बढ़ावा देने का काम किया, जिससे प्रॉपर वे में इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जा सके, देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सके, लोगों को रोजगार मिल सके और प्रति व्यक्ति आय प्लस GDP में बढ़ोतरी हो सके। ओके, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर स्टूडेंट्स जो करेक्ट आंसर होगा वो ए, 34 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। मैं एक बार फिर 34 का जो ए ऑप्शन है उसमें MRTP का फुल फॉर्म बोले दे रहा हूं, द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। 1969 में यह एक्ट क्या कर दिया गया था, पूरी तरीके से प्रभावी बना दिया गया था। ठीक है, तो यह चीज यहां ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितने चरणों में किया गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार क्वेश्चन ये पूछा भी गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं और आप इन 4 ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए अपना जवाब हमें भेजिए। फिलहाल मैं आपको बता दूं, करेक्ट आंसर इसका होगा 2 चरण, एक 1969 और दूसरा था 1980। 1969 में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, जबकि 1980 में अगर हम बात करते हैं तो 1980 में यहां पे अगर बात करें 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। ओके, और उसके बाद 4 सितंबर 1993 न्यू बैंक ऑफ इंडिया को
पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया गया था। ओके, तो 1969 इसमें 14 बैंक 14 बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया और 1980 में 6 बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया। सो स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 35 है हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1969। तो अभी मैंने इसको बताया था कि हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1969। यहां पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं 6, 8, 10 और 12। कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं जिसमें 4 के चारों ऑप्शन ही नहीं होते हैं। क्लियर? तो उस पर जब कभी ऑब्जेक्शन उठाई जाती है तो उसके कॉमन मार्क्स मिलते हैं। यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन 1969 में किया गया था। ओके, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन 1969 में किया गया था। यहां पे हमने ऑप्शन एज इट इज इसीलिए रखे क्योंकि एग्जाम में आयोग के द्वारा इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन कौन कौन से हैं? तो पहला है यह गरीबी हटाओ पर केंद्रित था। बी ऑप्शन है इसके अंतर्गत 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा हुई। 20 सूत्री कार्यक्रम जो कि इंदिरा गांधी जी ने घोषित किए थे। क्लियर है? तो यहां पर तीसरा कहा गया इसने चौथी योजना के उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास पर कम जोर दिया। राइट? अब इसमें कौन सा आंसर यहां पर पूरी तरीके से करेक्ट होगा? इन 4 ऑप्शंस को देखते हुए स्टूडेंट्स अपना जवाब भेजिए जिससे हम ये जस्टिफाई कर सकें कि आप किस लेवल तक अपने जवाब को भेज रहे हैं, करेक्ट जवाब को यहां पे भेज रहे हैं। यहां अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही जवाब होगा तो पहले इन स्टेटमेंट को एनालिसिस कर लें जिससे हमें पता चल जाए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, यहां पे पहला कहा गया यह गरीबी हटाओ पर केंद्रित था। ठीक है जी, हां, गरीबी हटाओ का वहां पे नारा भी दिया गया था और यहां पर पूरी तरीके से गरीबी हटाओ इस पर केंद्रित थी, इसलिए ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा हुई थी। यस, 20 सूत्रीय कार्यक्रमों की भी घोषणा हुई थी। और उसके बाद बात करें इसने चौथी योजना के उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास पर कम जोर दिया। ठीक है, स्थिरता के साथ विकास पर कम जोर दिया। ये यहां पर अगर बात करते हैं तो तीसरा है। तो जी हां, ये तीनों ही इसमें क्या है? क्योंकि यहां पर स्थिरता को बढ़ावा देते हुए विकास पर को बढ़ावा देने की बात को वहां पर उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया गया जितना महत्व दिया गया किसको? गरीबी हटाओ को। तो यहां पे अगर बात करते हैं तो तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा आपका डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। भारत की पहली जनसंख्या नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? इन विच ईयर फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड? आपके सामने आपके ऑप्शन है 1969, 1967, बी ऑप्शन है 1968 और सी ऑप्शन है 1976 और डी ऑप्शन है 1977। क्या सही जवाब होगा? फटाफट आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं। और यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो जो पहली जनसंख्या नीति है, फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी, क्लियर है? तो फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी जो हमारी आई वो 1976 में आई और 1976 में ही अगर हम बात करते हैं तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। 1976 में ही रीजनल रूरल बैंक एक्ट पास किया गया था। इस बात को भी स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा। ओके, तो करेक्ट आंसर इज 1976। क्वेश्चन नंबर 39, छठी पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किस पे विचार करना है? स्टेटमेंट नंबर 1, इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन था।
ये यहां पे पहला स्टेटमेंट दिया गया। दूसरा स्टेटमेंट है, यह निवेश योजना ढांचागत परिवर्तन और विकास मॉडल की प्रवृत्ति पर आधारित थी। क्लियर? और इन चार ऑप्शन के आधार पर आपको करेक्ट आंसर चुनना है, यानी इट्स ऑब्जेक्टिव वाज पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये पहला यहां पे दिया गया है। तो यहां मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जब इसको लेकर के हम बात करते हैं तो इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन का था। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि 5th 5 ईयर प्लान में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया। 6th 5 ईयर प्लान में कहीं ना कहीं उसको और आगे बढ़ाया गया। तो यहां स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। और यह योजना जो थी तो ये किस मॉडल पर आधारित थी, अगर इसको लेकर के बात करते हैं तो आप ये जान लीजिए कि जो छठी पंचवर्षीय योजना थी ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल था, इनपुट और आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट मॉडल पर ये आधारित थी। इसलिए यहां पर अगर बात करते हैं तो इसका सेकंड वाला भी ऑप्शन सही है और यहां पर करेक्ट आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। यहां पर कहा राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण किस वर्ष आयोजित किया गया था? मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन के डिस्कशन में बताया था 1980 इज करेक्ट आंसर। 1980 ये करेक्ट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। किस वर्ष में नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई? नाबार्ड की जब बात करते हैं तो आप जानते हैं कि नाबार्ड नेशनल एग्रीकल्चर से संबंधित बैंक है जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए कार्य करता है। और यहां पर नाबार्ड की जब बात करें तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां? मुंबई में है। और 1982 में 12 जुलाई 1982, क्लियर, 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। और नाबार्ड ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए फंडिंग करता है, बैंकों को, रीजनल रूरल बैंक्स को पूरी तरीके से फंड प्रोवाइड करता है और बैंकों के माध्यम से ये अपनी योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों के डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए प्रयोग करता है। तो करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 42। नाबार्ड उधार देता है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि नाबार्ड उधार देता है। तो जब नाबार्ड उधार देता है फिर ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है कृषि में, बी ऑप्शन है ग्रामीण विकास की समस्याओं को, सी ऑप्शन है कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को और डी ऑप्शन है कृषि के लिए राज्य सरकारों को। तो नाबार्ड जो मैंने आपको अभी बताया था इससे पहले के क्वेश्चन में कि नाबार्ड जो वहां पे लोन देता है वो कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को, ऐसे बैंक जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के कार्य में लगे हुए हैं, ऐसे बैंकों को फंड प्रोवाइड करने का काम करता है कौन? नाबार्ड। तो यहां पर करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। 1995 से 1996 में स्थापित ग्रामीण बुनियादी ढांचा कोष किसके द्वारा संरक्षित किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए नाबार्ड, बी यहां पे कहा गया, बी ऑप्शन दिया गया है भारतीय स्टेट बैंक और सी ऑप्शन कहा गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वहीं पे डी ऑप्शन रखा गया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो ध्यान रखिएगा जब इसकी बात की जाती है कि ग्रामीण बुनियादी ढांचा कोष, तो ग्रामीण बुनियादी ढांचा कोष किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा। तो करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को फंड से संबंधित रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये योजना भारत सरकार के द्वारा बैंकों के माध्यम से चलाई गई आरबी गुप्ता कमेटी की सिफारिश पर। इस योजना से संबंधित जिस कमेटी ने सिफारिश किया वो आरबी गुप्ता कमेटी थी और ये योजना स्टूडेंट्स 1998 से 1999 में शुरू की गई। किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत
दो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, एक खसरा और दूसरा खतौनी। किसान अपने खसरा और खतौनी नामक डॉक्यूमेंट के आधार पर अपने खेत के ऊपर कुछ उसकी क्रेडिट लिमिट बैंक के द्वारा निर्धारित करवाते हैं और उसी क्रेडिट लिमिट से संबंधित जो कार्ड जारी किया जाता है या जो लोन स्कीम चलाई गई है उसे किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, 7वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 7वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द 7th 5-year प्लान। आपके यहां पे ऑप्शन है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र पर निजी क्षेत्र को प्राथमिकता मिली। पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र पर निजी क्षेत्र को प्राथमिकता मिली। और बी ऑप्शन है इस योजना के दौरान जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। इन चार ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आपको यहां पे क्या करना है, इन चार ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आपको करेक्ट आंसर चुनना है। तो ध्यान रखिएगा, पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र पर निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी, ये तो सही है। प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर में या क्या किया गया, वैल्यू ज्यादा दी गई, ठीक है, कि उसको प्रायोरिटी दी गई कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए। इस योजना के दौरान जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए आंसर इज सी, राइट। क्वेश्चन नंबर 46, 1990 से 1992 की अवधि के दौरान भारतीय आर्थिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपका ऑप्शन ए कहा गया कि 8वीं योजना में केंद्र में तेजी से बदलती राजनीतिक स्थिति के कारण देरी हुई। बी यहां पे कह रहा है 1980 के दशक के उत्तरार्ध में राजकोषीय असंतुलन 8वीं योजना के शुभारंभ में देरी के अन्य महत्वपूर्ण कारण थे। वहीं अगर हम बात करते हैं सी की, तो सी कह रहा है कि भुगतान संतुलन, बीओपी संकट और विदेशी मुद्रा की कमी। और डी कह रहा है राजकोषीय घाटा में नियंत्रण था। अब ध्यान रखिएगा, पूछा क्या गया है, गलत है, ठीक है, कि क्या गलत है। ये जो है ये सही था, ये भी सही था और ये भी सही था, ये गलत था, ठीक है। यानी ये वहां पर राजकोषीय घाटा में नियंत्रण था बताया गया है, जबकि राजकोषीय घाटा में नियंत्रण नहीं था। इसलिए राइट आंसर इज, यहां पे अगर बात करेंगे तो डी ये राइट आंसर होगा। स्टूडेंट्स, ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। मैं यहां एक बार डी ऑप्शन पे करेक्ट लगाए दे रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, आर्थिक विकास के एलपीजी मॉडल को अपनाने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जीडीपी योगदान में सर्वाधिक वृद्धि हुई। जब हमने एलपीजी मॉडल अपनाया तो एलपीजी 1991 टू 1992 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के अंतर्गत मनमोहन सिंह जी के द्वारा क्या किया गया, एक नई आर्थिक नीति बनाई गई जो एल मीन्स लिबरलाइजेशन, पी मीन्स प्राइवेटाइजेशन और जी मीन्स ग्लोबलाइजेशन, अर्थात उदारवाद, निजीकरण और वहां पे वैश्विकीकरण पर केंद्रित थी, जिसकी शुरुआत की गई। और फिर इसके अंतर्गत पूछा गया है कि इसमें किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिली। आपका ऑप्शन है फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री सेक्टर, बी ऑप्शन है माइनिंग एंड क्वेरिंग सेक्टर, सी ऑप्शन यहां पे है एग्रीकल्चर सेक्टर एंड डी ऑप्शन है सर्विस सेक्टर। तो स्टूडेंट्स, वहां पर सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली किसमें, सर्विस सेक्टर में। क्वेश्चन नंबर 48, 8वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राइट, अब यहां पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसको लेकर के जब बात करते हैं तो यहां पहला ऑप्शन दिया गया, पहला स्टेटमेंट दे दिया गया है, इट वॉज द फर्स्ट प्लान विच वेंट ऑन इंट्रोस्पेक्टिंग माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। सेकेंड स्टेटमेंट दे दिया गया, इट सजेस्टेड नो चेंज इन द स्टेट्स रोल in the economy
पहला है, यह पहली योजना थी जिसने सूक्ष्म आर्थिक नीति का आत्मनिरीक्षण किया। और दूसरा है यहां पे, इसने अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका में कोई बदलाव नहीं करने का सुझाव दिया। तो जब ये इसकी बात करते हैं तो ध्यान रखना कि यहां पर स्टेटमेंट नंबर 1 इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज रॉन्ग। क्लियर है? और इस आधार पे बात करें तो इसमें ना तो 1 और ना ही 2, यानी करेक्ट आंसर इज डी। ओके, यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू नहीं किया गया? पहला है एमपीलैट्स, दूसरा है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, तीसरा है राष्ट्रीय जनसंख्या कोष और चौथा है जनसंख्या स्थिरीकरण। स्टूडेंट्स बताएं आपकी इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। जब हम यहां पे बात करते हैं एमपीलैंड्स की तो इसका मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ये जो स्कीम थी, इस स्कीम की बात करें तो 1993 में शुरू की गई थी। और यहां पे आप देख रहे हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो जो 9th 5 ईयर प्लान था, इस 9th 5 ईयर प्लान की जब हम बात करते हैं तो 9th 5 ईयर प्लान आखिर कब आया? तो आप जानते हैं कि 1997 से 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना रही। इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 50, किस वर्ष से विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम प्रभावी हुआ? ये अभी हम कुछ देर पहले इस क्वेश्चन पे डिस्कस किए थे। फेरा के स्थान पर फेमा को लागू किया गया। तो 1999 में फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन को इजी बनाया गया और इस आधार पर फेमा एक्ट पास किया गया इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा 1999 में, और जिसे इन्फोर्स किया गया, मींस प्रभावी बनाया गया कब से? तो वर्ष 2000 में। तो करेक्ट आंसर इज सी। 50 क्वेश्चन यहां पे हम लोग पूरे कर चुके हैं। आप 50 क्वेश्चन में कमेंट्स के द्वारा हमें बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ओके, और हम लोग अब आगे इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। इस अमृत महोत्सव को बहुत अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस के साथ एंजॉय करते हुए स्टूडेंट्स हम लोग इसमें अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 51, और क्वेश्चन नंबर 51 है, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान ये किस वर्ष शुरू किया गया था? आपका ऑप्शन है 1998, 1999, सी ऑप्शन है 2000, डी ऑप्शन है 2001। तो यहां पर सर्व शिक्षा अभियान की जब बात करते हैं 2001 में स्टार्ट किया गया था और इसी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आगे चल करके 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया? प्रदान किया गया। ओके, तो करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित का प्रवर्तन अधिनियम यानी सरफेसी एक्ट जो कि 2002 में पास किया गया था, विद रेफरेंस टू सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सरफेसी एक्ट 2002 इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1, कर्जदार के कर्ज चुकाने में विफल रहने पर बैंक जमानत अधिगृहित कर सकता है। मतलब ऑन द बोरोवर्स फेल्योर टू रीपे बैंक्स कैन टेक यहां पे पोजीशन ऑफ सिक्योरिटी। सरफेसी एक्ट ये कहता है कि अगर उधार लेने वाला व्यक्ति किन्हीं कारणोंवश बैंक का लोन नहीं अदा कर पाता है तो उसने जो मॉर्गेज बैंक में रखा हुआ है जिसके आधार पर बैंक ने उसे लोन दिया, बैंक उन मॉर्गेज को अपने कस्टडी में ले सकता है। यानी ये स्टेटमेंट यहां पर सही है। सेकंड यहां पे क्या कहता है, बैंक प्रतिभूतिकरण या परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी ARC को भी प्रतिभूति नहीं बेच सकता है। तो ये ऑप्शन वहां पर क्या है? रॉन्ग होगा। और इस आधार पे बात करेंगे तो करेक्ट आंसर इज ए।
ठीक है, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर स्टूडेंट्स अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पे पहला जो बताया गया वो ये बताया गया, पूरा अर्थात पूरा मॉडल ऑफ द इकोनॉमिक मॉडल वाज एडवोकेटेड बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है आर्थिक विकास के पूरा मॉडल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण शहरी विभाजन के बीच की खाई को पाटना था। राइट। अब यहां पर इन ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए और हमें यहां पर इसका सही जवाब बताना है कि क्या इसका सही जवाब होगा। तो देखिए पूरा जो था ये प्रोवाइडिंग अर्बन एनिमिटीज इन रूरल एरिया, यानी रूरल एरिया में शहरी सुविधाओं को प्रदान करने से संबंधित जो मॉडल दिया गया वो पूरा कहलाता है। और जो एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा दिया गया, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 यहां पे करेक्ट है। और स्टेटमेंट बी में कहा गया कि शहरी और अर्बन एरिया की खाई को पाटना, और इस आधार पर स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है। तो करेक्ट यहां पे अगर बात करेंगे तो 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद यानी एफएसडीसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्वेश्चन 54 है और इसमें कथन कौन कौन से दिए गए हैं। तो पहला कथन यहां पे यह कह रहा है, यह वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद अधिनियम 2010 द्वारा गठित एक वैधानिक निकाय है। ओके, ध्यान रखिएगा, वैधानिक निकाय मींस यहां पे क्या हो गया कि इट इज अ स्टैच्यूरी बॉडी। जी नहीं, इट इज अ ऑटोनोमस बॉडी, नॉट स्टैच्यूरी बॉडी। तो यहां पर फर्स्ट इज रॉन्ग, पहला यहां पे क्या होगा, ये रॉन्ग होगा। ठीक है। बी क्या कह रहा है, भारत के वित्त मंत्री परिषद के अध्यक्ष हैं। ओके, भारत के जो वित्त मंत्री हैं वो परिषद के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। तो यहां पे जब हम बात करेंगे तो ये सही होता है कि वित्त मंत्री वो इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल बैंकिंग सेक्टर को प्रॉपर तरीके से वहां पर मेजरमेंट करते हुए उनकी स्कीम्स को बढ़ावा देने के लिए, समय समय पर उनको गाइड करने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई, जो कि देश में कार्य करने वाली बैंकिंग इंडस्ट्री से संबंधित एक ऑटोनोमस बॉडी है। तो इसका बी स्टेटमेंट इज राइट और इस आधार पे यहां ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में समावेशी विकास नामक उक्ति इस दौरान प्रयुक्त हुई थी। भारत में समावेशी विकास नामक उक्ति इस दौरान प्रयुक्त हुई थी। इंक्लूसिव ग्रोथ इज अ फ्रेज यूज्ड इन इंडियाज 9th 5-year प्लान, 10th 5-year प्लान, 11th 5-year प्लान एंड 12th 5-year प्लान। ये यहां पे आपके ऑप्शन हैं। और जब इसको लेकर के बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, यहां पर जब बात करेंगे तो 12th 5-year प्लान जो हमारा था वो कहता था तीव्र समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, इसको बढ़ावा देना है। और इस आधार पे बात करेंगे तो करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन यहां पर अधूरा है। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, भारत में स्वर्ण मुद्रीकरण योजना और के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वर्ण मुद्रीकरण यानी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। ठीक है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई थी और इसके अंतर्गत ये स्टेटमेंट दिए गए हैं। और इन स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखते हुए यहां पर सही जवाब हम लोगों को बताना है कि कौन सा जवाब इसका सही होगा। ओके, तो जब हम इसको लेके बात करें तो ध्यान रखिएगा, यहां इस योजना को 2015 में भारत सरकार द्वारा सोना जुटाने और उत्पादक उद्देश्यों के लिए इसके उपयोग को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से
लॉन्च किया गया था। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड पे आते हैं, योजना के तहत सोना केवल टुकड़े या सिक्कों के रूप में जमा किया जा सकता है? जी नहीं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और इस आधार पर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी यानी मुद्रा योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि इट इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, राइट? इट इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सपोर्टिंग डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रो एंटरप्राइजेस सेक्टर इन इंडिया। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट यहां कह रहा है स्मॉल फाइनेंस बैंक आर नॉट एलिजिबल टू अवेल द रीफाइनेंस सपोर्ट फ्रॉम मुद्रा फॉर फाइनेंसिंग माइक्रो एंटरप्राइजेस एक्टिविटीज। हिंदी में अगर बात करें, यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो भारत में सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र के विकास का समर्थन करती है। बिल्कुल सही है कि यहां पे जब बात करेंगे तो ए स्टेटमेंट ये करेक्ट है स्टूडेंट्स। यहीं पे बी अगर पढ़ते हैं, लघु वित्त बैंक सूक्ष्म उद्यम गतिविधियों के वित्त पोषण के लिए मुद्रा से पुनर्वित्त सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं है। स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। और इस आधार पे अगर बात करेंगे तो यहां पे मुद्रा योजना भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी के नाम से ये योजना चलती है। और इसके अंतर्गत अगर बात करें तो 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। शिशु लोन 50,000 रुपए तक, किशोर 5 लाख रुपए तक और तरुण 10 लाख रुपए तक का ये लोन होता है, जो कि प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी के अंतर्गत बैंक क्या करते हैं, ऐसे लोगों को लोन देते हैं जिनको वास्तव में कहीं ना कहीं लोन लेकर के अपने बिजनेस को प्रमोट करना है या नया स्टार्टअप शुरू करना है। उसके लिए बहुत ही ज्यादा ये योजना फायदेमंद होती है। और इस आधार पे अगर बात करें तो इसका आंसर ओनली 1, ये करेक्ट आंसर यहां पर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है प्रत्येक घर के लिए कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाते के साथ बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। दूसरा ऑप्शन है वित्तीय साक्षरता, ऋण और बीमा तक पहुंच को सक्षम बनाना। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गए। और तीसरा है देश के युवाओं को स्थायी रोजगार के अवसर प्रदान करना। इन 4 ऑप्शन के आधार पर स्टूडेंट्स आप हमें बताएं कि इसका क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 59 का, राइट? तो यहां पे अगर हम बात करते हैं, एक बार फिर से इनको एनालिसिस कर लें। पहला जो कह रहा है कि प्रत्येक घर, इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटीज विद एटलीस्ट 1 बेसिक बैंकिंग अकाउंट फॉर एवरी हाउस होल्ड, इट इज अ करेक्ट, ये आपका करेक्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं सेकंड। तो सेकंड कह रहा है इनेबलिंग फाइनेंशियल लिटरेसी एक्सेस टू क्रेडिट एंड इंश्योरेंस, बिल्कुल सही है, ये भी करेक्ट है। थर्ड क्या कह रहा है देश के युवाओं को स्थायी रोजगार के अवसर प्रदान करना, जी नहीं, ये एम्प्लॉयमेंट से संबंधित स्कीम नहीं है। ओके, इसलिए यहां पे बात करेंगे तो ऑप्शन ए इज राइट, यानी 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 60, स्वधार गृह योजना से संबंधित है। स्वधार गृह योजना से संबंधित है, ये क्वेश्चन नंबर 60 है। तो स्वधार गृह योजना ये 2001-2002 में शुरू की गई। यहां पे पहला ऑप्शन दिया गया है बाल श्रम, दूसरा है प्रवासी मजदूर, तीसरा है रिहैबिलिटेशन ऑफ पुअर्स यानी गरीबों का पुनर्वास। ओके, और चौथा यहां पे है वुमेन रिहैबिलिटेशन, महिला पुनर्वास। तो जो स्वधार योजना है ये कहीं ना कहीं महिला पुनर्वास से संबंधित है, इसलिए करेक्ट आंसर स्टूडेंट यहां पे डी। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 61 जो यहां पे है, इसको लेकर के बात करें तो यहां पे ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा योजना के अंतर्गत एक श्रेणी नहीं है? मैंने आपको बताया था कि मुद्रा योजना से संबंधित जब बात करेंगे तो शिशु, किशोर और तरुण ये 3 तो होंगे, वृद्धा नहीं होगा, इसलिए करेक्ट आंसर इज डी।
क्वेश्चन नंबर 62, सरकार द्वारा मुद्रा योजना कब शुरू की गई? तो सरकार द्वारा मुद्रा योजना कब शुरू की गई? आपके ऑप्शन हैं 2014, 2015, 2016 और 2019। तो यहां पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा 2015 में मुद्रा योजना की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। इसलिए स्टूडेंट्स यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वो 2015। क्वेश्चन नंबर 63, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि क्या है? सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जैसे यहां पर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई, और सुकन्या समृद्धि योजना जिसका मुख्य उद्देश्य ही था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके अंतर्गत अगर बात करते हैं तो ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, 10 रुपए, 100 रुपए, 250 रुपए और 1000 रुपए। जल्दी से स्टूडेंट्स इसका कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि क्या करेक्ट आंसर होगा। और यहां पे अगर बात करते हैं तो सी इज राइट आंसर। 250 रुपए के न्यूनतम अमाउंट से इस योजना को खुलवाया जा सकता है। 1 फैमिली 2 गर्ल चाइल्ड अकाउंट, एक परिवार 2 गर्ल चाइल्ड अकाउंट वो यहां पे ओपन कर सकता है। अगर ट्विन केस है तो वैसी सिचुएशन में 3 अकाउंट्स ओपन होते हैं, और इस योजना पर भारत सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, जिससे बेटियों के भविष्य को आगे चल करके बहुत अच्छा डेवलप किया जा सके और उसके डेवलपमेंट में ये योजना काफी सहयोग दे सके। क्वेश्चन नंबर 64, मनरेगा के तहत ऑडिट कमेटी का चयन कौन करता है? मनरेगा के तहत ऑडिट कमेटी का चयन कौन करता है? यह क्वेश्चन नंबर 64 है। पहला ऑप्शन है ग्राम सभा, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है जिला पंचायत, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान रखिएगा, ग्राम सभा ही मनरेगा के अंतर्गत क्या करती है? ऑडिट कमेटी का चयन करती है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत न्यूनतम खाता राशि कितनी होनी चाहिए? पीएमजेडीवाई स्कीम, ये स्कीम आप जानते हैं इसका उद्देश्य फाइनेंशियल इंक्लूजन के लक्ष्य को पूरा करना था। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है एवरी पॉपुलेशन कनेक्ट बैंकिंग सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ अफोर्डेबल कॉस्ट। वहनीय लागत पर सभी लोगों को बैंक से जोड़ा जा सके, जिससे सरकार अपनी बैंकिंग सुविधाओं को और बढ़ावा दे सके और लोगों के जनजीवन में सुधार ला सके। तो यहां पर इसी के लिए न्यूनतम वहां पे वहनीय लागत मींस अफोर्डेबल कॉस्ट। तो अफोर्डेबल कॉस्ट के अंतर्गत 2 बातें रखी गई थी, एक मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन और दूसरा जीरो बैलेंस। किसी के पास पैसा नहीं है तो जीरो बैलेंस पर भी खाता खुलवा सकता है, इसलिए न्यूनतम की जरूरत नहीं होती है। यह करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 66, प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अभी मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। बिना देर किए मैं आपको फटाक से यहां पे जवाब दे रहा हूं। फाइनेंशियल इंक्लूजन, ओके, फाइनेंशियल इंक्लूजन इट इज अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएमजेडीवाई स्कीम। प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, पीएमजेडीवाई के तहत प्रदान की जा रही दुर्घटना बीमा राशि क्या है? तो यहां पे पीएमजेडीवाई के तहत प्रदान की जा रही दुर्घटना बीमा राशि क्या है, जिसके लिए आपके 4 ऑप्शन ये हैं, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 5 लाख रुपए। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहां पर करेक्ट आंसर होगा 1 लाख रुपए, क्योंकि प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है इसके अंतर्गत आगे चल करके 3 और योजनाओं को जोड़ा गया, जिनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना। ओके, तो यहां 1 लाख रुपए का रिस्क मेंटेन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत
तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास पहल का लक्ष्य वर्ष क्या है? What is the target year of housing for all initiative in urban areas under the प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन? ओके, आपके ऑप्शन है ए 2023, आपका बी ऑप्शन है 2024 एंड सी ऑप्शन है 2022 एंड डी ऑप्शन इज 2025। यहां पे इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सी 2022। भारत सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा इसके अंतर्गत प्रयास शुरू किया गया कि हम क्या करें, अपने देश के ऐसे लोग जो इकोनॉमिकली वीक हैं उनको सब्सिडी के माध्यम से, सस्ते आवास के माध्यम से हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों में अलग अलग चलाई जाए और इस पर सब्सिडी प्रोवाइड करने का काम नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा कंप्लीट किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने क्लैप पोर्टल शुरू किया था? यहां पे निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने क्लैप पोर्टल शुरू किया था? मींस विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज स्टार्टेड क्लैप पोर्टल, राइट? तो यहां पे जब हम बात करेंगे, आपके ऑप्शन है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, बी ऑप्शन यहां पे है ग्रामीण विकास मंत्रालय और सी ऑप्शन है गृह मंत्रालय, वहीं पे डी ऑप्शन है पंचायती राज मंत्रालय। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इसका जो सही जवाब होगा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, केंद्र और राज्य सरकारें पीएम आवास योजना के तहत डैश के अनुपात में समर्थन राशि साझा करती हैं। ये 4 ऑप्शन स्टूडेंट्स दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शन के आधार पर आपको करेक्ट जवाब बताना है। पहला ऑप्शन है 80:20, दूसरा है 50:50, तीसरा है 60:40 एंड चौथा है 75:25। तो ध्यान रखिएगा, केंद्र और राज्य के बीच में जब ये आवास योजना की बात करते हैं तो इसका रेशियो है 60:40। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 के अंतर्गत बात करें, निम्नलिखित में से कौन अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत पात्र हैं या हैं? ओके, आपका ऑप्शन है ग्रामीण आबादी, बी ऑप्शन है केवल बीपीएल, सी ऑप्शन है प्रत्येक नागरिक और डी ऑप्शन है केवल शहरी क्षेत्र के गरीब, राइट? अब आप बताइए कि क्या इसका सही जवाब होगा। तो आप जानते हैं अंत्योदय अन्न योजना ऐसे लोगों को अन्न उपलब्ध कराना जिनके पास खाद्य संकट बहुत बड़ा है, ठीक है, उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं है और वो कहलाते हैं क्या, बिलो पॉवर्टी लाइन। इसलिए करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 72, ग्रामीण शहरी मिशन जिसे रुर्बन मिशन भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसके नाम पर चलाया जा रहा है? आपका ऑप्शन है ए सरदार पटेल, सरदार पटेल यहां पे होगा, ओके, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी सुभाष चंद्र बोस और डी यहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान रखिएगा कि इन्होंने समाजवाद को लेकर के बहुत ज्यादा योगदान दिया है और यहां पर बात की गई है किसकी, रुर्बन, ठीक है, यानी रूरल एरिया में अर्बन फैसिलिटीज, इसको लेकर के बात की गई जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया। इसलिए करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 73, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के शुभारंभ के पीछे क्या उद्देश्य था? ओके, आपका ऑप्शन है रुर्बन गांव का निर्माण, ठीक है, रुर्बन गांव का निर्माण, दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना,
राइट। सेकंड ऑप्शन इज ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना। वहीं पे अगर हम बात करें तो यहां पे सी क्या होगा, गरीब परिवारों को ऋण देना, जबकि आगे अगर बात करते हैं तो डी है उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो रूरबन गांव का निर्माण करना, यह भी था, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना, यह भी था, और गरीब परिवारों को ऋण देना, यह भी था, और यहां पर इस आधार पर बात करेंगे तो उपयुक्त सभी, ये इसका सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज 74, सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना की डैश की जयंती पर शुरू की गई थी। सांसद आदर्श ग्राम योजना की जयंती शुरू की गई थी, यानी किसके नाम पर यह जयंती शुरू की गई थी। आपके सामने स्क्रीन पे 4 ऑप्शन डिस्प्ले हो रहे हैं, आपको बताना है अपना सही जवाब। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, सांसद आदर्श ग्राम योजना अर्थात SAGY डैश की जयंती पर शुरू की गई थी, तो ये जयप्रकाश नारायण की जयंती पर शुरू की गई थी। स्टूडेंट्स, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और बहुत बेसब्री के साथ अब आपके सामने आज का इस अमृत महोत्सव का क्वेश्चन नंबर 75 वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होने जा रहा है। तो पूरी तरीके से कहते हैं अंत भला सो सब भला। ओके, तो यहां पे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 75 का कितने लोग बिल्कुल सही जवाब देते हैं। क्वेश्चन है यहां पे, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की थी। ओके, आपके सामने 4 भारतीय प्रधानमंत्रियों के नाम हैं। ऑप्शन है इंदिरा गांधी, बी ऑप्शन है मनमोहन सिंह, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, और डी ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी। जल्दी से हमें कमेंट के माध्यम से अपना जवाब दीजिए कि क्या इसका सही जवाब होगा। यहां पे आप ये जान लीजिए कि किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ग्राम सड़क योजना, ओके, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ग्राम सड़क योजना राइट शुरू की थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया था। राइट। तो स्टूडेंट्स, ये आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पे गैलेक्सी की ओर से गैलेक्सी क्लासेस ने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 75 क्वेश्चंस की ये सीरीज मेरे द्वारा डिस्कस करने का अवसर मुझे भी मिला, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको इस सीरीज को देखने का और इसमें पार्टिसिपेट करने का अवसर मिला। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आपके करियर के लिए बेस्ट विशेस देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।